19 दिसंबर 2024 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई 2024 का पेपर। और इस पेपर में कल की क्लास में मैं ये क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले कर चुके हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था पर कल क्लास का टाइम खत्म हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप बच्चों को दे दिया था। और जो बच्चे भी खाली रिकॉर्डिंग से काम चला रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सवाल दोबारा समझा दूं ताकि क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट को हम अच्छी तरह से कर सकें। क्वेश्चन ये है कि किसी इंस्टेंट पर कोई टाइम है, उस टाइम को मान लिया t इज इक्वल टू 0 है, यानी स्टॉप वॉच में स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई रेस स्टार्ट हो रही है, तो रेस स्टार्ट करने में मैंने कार ए को पहले से खड़ा किया है आगे, और ये जो कार ए है ये कार बी से 9 मीटर ऑलरेडी आगे है। ठीक है जनाब। किसी इंस्टेंट का मतलब टी इज इक्वल टू 0 नहीं है, किसी टाइम पर। सर किसी टाइम पर कार ए कार बी से 9 मीटर आगे है। फिर क्वेश्चन में कहा कि ये जो कार ए है ना ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर कार ए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट स्पीड से चलने में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 93 है, टाइम टी है। तो ये 93 इंटू टी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलने का डिस्टेंस है, और 9 मीटर कार ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर चुकी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कार बी इतना तेज चल रही होगी, क्यों? क्योंकि सर कार बी में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कार बी इतनी फास्ट होगी कि वो कार ए के बराबर में आ जाएगी, साइड बाई साइड। कार ए कार बी के साइड बाई साइड आ जाएगी। इसका मतलब है दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लेफ्ट साइड पर कार ए के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है कांस्टेंट स्पीड वाला, और उसने जो पहले से कवर किया हुआ है। और राइट साइड पर कार बी के लिए लगा रहा हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है u इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन है 14, 14 हाफ a t स्क्वायर। टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम कैलकुलेट करके दिखाना है, टाइम कैलकुलेट करके दिखाना है कि टाइम आएगा 1.1 सेकेंड। ठीक है जनाब, ये हमने दिखाना है। और दिखाने का तरीका यही होता है कि हम जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड से मिलाकर एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और टाइम आएगा 1.1 सेकेंड। तो ये मैं कल बच्चों आपसे करा चुका हूँ, ये कल मैं करा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आज की क्लास में क्या है सर? आज की क्लास में ये कह रहे हैं कि एट द इंस्टेंट शोन, जो अभी ऊपर हमने दिखाया हुआ है, कार ए फिनिश लाइन से 100 मीटर दूर है। कह रहे क्या आप बता सकते हैं कि कार ए फिनिश लाइन पर पहले पहुंचेगी? क्या आप बता सकते हैं कार ए फिनिश लाइन पर पहले पहुंचेगी? मैंने कहा अच्छा जी, ये बताइए कार ए, सर कार ए को फिनिश लाइन तक पहुंचना है, ठीक है जी, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? सर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है फर्दर। कार ए की स्पीड कितनी है? सर कार ए की स्पीड है 93। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार ए फिनिश लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी, तो सर कार ए को डिस्टेंस कवर करना है 100 मीटर का, कार ए की स्पीड 93 है। मैं टाइम पूछना चाहता हूँ कार ए कितना टाइम लेगी। कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प कर दे डिवाइड करके कि कितना आ जाएगा टाइम। ये कार ए का टाइम होगा। उसके बाद आ रही है कार बी पर। सर कार भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही। याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला जब लगाते हो जब स्पीड कांस्टेंट होती है। कार ए की स्पीड कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट स्पीड पे 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा कार ए को, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझे बता दें तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे 1.075 ये मुझे मार्किंग इसलिए में बेटा नजर आ रहा है क्योंकि सीधा सीधा 100/93 है। तो कैलकुलेटर में कुछ और आना नहीं चाहिए बेटा, जरा दोबारा डिवाइड करके देखो। 100/93 इट शुड बी 1.075 अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम।
नहीं नहीं, इसमें 08 नहीं कीजिएगा, उसमें एक गड़बड़ हो जाएगी। कि मैं भी आपको उसकी वजह बताऊंगा। हाँ, वो इतना माइनर सा डिफरेंस है दोनों के टाइम में कि फिर हम फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कार फिनिश लाइन पे पहले पहुंचेगी। ठीक है। हाँ, इसके अंदर ये गड़बड़ है। अच्छा, मैं कार बी पे जा रहा हूँ। ये बताओ बेटा उमर, कार बी जो है, इट इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद अ रेट ऑफ 14। ठीक है सर, एक्सेलरेशन है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। नहीं सर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम 93 है। ठीक है जी, 93 से भाग रही है। तो डिस्टेंस, कार बी की बात कर रहा हूँ, यू टी प्लस हाफ AT²। डिस्टेंस, सर उसको कार बी को डिस्टेंस कवर करना है 109 मीटर का, पूरा 109 कार बी को कवर करना है टू रीच फिनिश लाइन। फिनिश लाइन तक 109। इनिशियल वेलोसिटी सर 93। सर टाइम कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 बन जाएगा। अच्छा बट आप 7T² को वहीं रखें, इसको उधर लेकर आ जाए, तो ये बन गया 7T² प्लस 93T माइनस 109 इज इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, इसके कोई फैक्टर तो बनेगी नहीं भाई। कार बी के लिए निकालोगे टाइम, और टाइम आ रहा है जी 1084, 1084। तो उमर, आपको ये इशू समझ में आ रहा है कि कार बी को पहुंचने में टाइम लग रहा है 1084। तो बताइए किस कार को कम टाइम लग रहा है पहुंचने में। तो सर कार ए 1.07 में पहुंच रही है, कार बी 1.08 में पहुंच रही है। तो मैं कह सकता हूँ यस, कार ए रीचेज फिनिश लाइन बिफोर कार बी। तो मैंने कह दिया यस। अब बाकी इंग्लिश लिखने का टाइम नहीं है, खाली यस कर दिया तो आपको बात समझ में आ गई कि कार ए जो है फिनिश लाइन पे पहले पहुंचेगी, उसका टाइम कम आ रहा है। अच्छा जी, आगे चले। अच्छा, आगे चलने में क्योंकि ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है और मैंने काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन उठाया है, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको काइनेमेटिक्स का ही एक और क्वेश्चन दिखा दूं, वो ये वाला है। काफी दिनों से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया भी नहीं है, तो इसलिए मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन हम प्रोजेक्टाइल मोशन से उठा लें। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक चाइल्ड गेम प्ले कर रहा है जिसमें उसने पत्थर को फेंकना है, सामने एक ओल्ड टायर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है ना, कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे फालतू खड़े होते हैं, पत्थर उठा के एक गेम बना लेते हैं और वहां पे पत्थर फेंकते हैं। तो इस बच्चे ने पत्थर थ्रो कर दिया। बच्चे को प्रोजेक्टाइल मोशन और फिजिक्स आती थी, तो उसने हमें तंग करने के लिए बोला। तो मैंने फेंका है 6.3 की स्पीड से, एंगल 55 डिग्री है। क्वेश्चन के फर्स्ट दो पार्ट, मतलब जो ए पार्ट है तो बहुत ही बचकाना सा सवाल है। कह रहे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालें। निकाल लें भाई। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल होगा 6.3 कॉस थीटा, और सर हॉरिजेंटल निकालें। तो सर हॉरिजेंटल होगा, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया। जी हाँ सर, वर्टिकल में साइन थीटा होता है, वर्टिकल में साइन थीटा होता है, और हॉरिजेंटल में कॉस थीटा होता है, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना बेटा। जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो तो हॉरिजेंटल में कॉस थीटा और वर्टिकल में साइन थीटा होता है। अच्छा, अब आप आइदर कैलकुलेटर चलाएं, या मेरा मशवरा है कि आप कैलकुलेटर चलाने पे ना फोकस ना करें, समझने पे फोकस कीजिएगा। मैं मार्किंग स्कीम से आंसर देख देख के लिख रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है जी 5.16 मीटर पर सेकंड, और दूसरा आंसर आ रहा है जी, सर ये साइन थीटा वाले का यह आंसर है, और कॉस थीटा वाले का आंसर है 3.61। तो देखा जाए तो ये 2 मार्क्स तो इसने बिल्कुल फ्री के दिए। और फिर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं सारे बच्चों से एक बात बोल रहा हूँ कि सम टाइम स्टूडेंट ए लेवल्स के अंदर जब अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अब आप देखें 120 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, आप खुद एनालाइज कीजिएगा हर क्वेश्चन का। पहला पार्ट 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के होते हैं, दूसरा पार्ट होगा बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल होगा, 3-4 नंबर उसमें भी दे देगा। ठीक है। आखिरी पार्ट हमेशा मुश्किल करके देगा, लास्ट पार्ट हमेशा मुश्किल करके देगा। तो हर क्वेश्चन का 60% क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है,
आखिर का 40% क्वेश्चन मुश्किल होता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि 60% स्कोर करना ए लेवल्स की फिजिक्स में मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता फेल हो जाए, तो फिर ये टोटली उसकी अपनी नालायकी हो सकती है। क्योंकि आप हर क्वेश्चन का आप देखिए, फर्स्ट पार्ट कोई सा भी क्वेश्चन उठा लें, चलिए ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का था, थोड़ा सा पीछे आ जाए। सर अब आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो इंडिकेटिव पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसमें आ जाए। इसमें भी आप देखेंगे दो बॉल्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, टकराने के बाद ये वाली वेलोसिटी निकालें। आप यकीन करें कि ये क्वेश्चन आईजीसीएसई की फिजिक्स में भी आप कर चुके होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट 3 नंबर बिल्कुल फ्री के दे रहा है, मतलब सिर्फ पहला पहला पार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आ जाए। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है, हर सवाल में शुरू के ये जो मार्क्स होंगे ना, ये बिल्कुल फ्री के होंगे। और अगर आप स्कोर खुदा नखास्ता ना कर पाए तो सिर्फ नालायकी ही है। वरना शुरू का पार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, आखिरी पार्ट में वो मुश्किल, जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लेवल ना डाले, फिर तो हर बच्चा ए स्टार लेकर आ रहा, तो हर बच्चे को भी ए स्टार नहीं लाने देगा एग्जामिनर। लेकिन शुरू के जो पार्ट होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि 120 में से 50-60 स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। 50-60 स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई आप शुरू के पार्ट आराम से कर लें, आखिर वाला पार्ट अगर मुश्किल लग रहा हो, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल ए आसान है, बी आसान है, सी में आपको लग रहा है कि यार ये भारी पड़ गया, तो भाई सी में ही नहीं लग जाओ कि आज मैंने इसको खत्म करके छोड़ना है। सी छोड़ दो, अगले सवाल के जो आसान आसान पार्ट है पहले वो उठा लो। अब देखो ये पहला पार्ट बिल्कुल बच्चों वाला पार्ट है, 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो भाई पेपर में जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हो, और शुरू के सारे पार्ट आसान होते हैं, आसान पार्ट अटेम्प्ट करो, ताकि स्कोर 50-60 बन जाए, उसके बाद फिर भले से मुश्किल सवालों के अंदर रिसर्च कर लो। बहुत काम की बातें बेटा मैंने बोली, थोड़ी जज्बात के साथ। अब टॉपिक पर आ जाइए, क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन ये है कि इस लड़के ने जो बॉल को उछाला, ये बॉल जा रही है ऊपर, जब ये ऊपर जा रही है तो कह रहे हैं कितनी हाइट तक जाएगी, हाइट मालूम करनी है। ठीक है जनाब, बॉल जा रही है ऊपर, और जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो क्वेश्चन है कितना ऊपर जाएगी, हाइट मालूम करना है। ठीक है, कोई ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें हाइट आती हो और हमें कोई टाइम वाइम अभी पता नहीं है। तो सर बगैर टाइम का हाइट मालूम करने का फॉर्मूला होता है 2GH इक्वल टू V² माइनस U²। और अगर हाइट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली हर जगह हम वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 5.16 है। जी हाँ, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 5.16 है। टू कांस्टेंट है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है, G-9.8 है, और आप हाइट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और अब आप जब इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बड़े आराम से बेटा इसकी हाइट आ जाएगी 1.36, हाइट आ जाएगी 1.36। आपको शो करना है कि हाइट 3 मीटर है, आंसर आ रहा है 1.36, ये तो बहुत बुरा आंसर है। अरे जनाब, इस लड़के ने जो बॉल को उछाला है ना, वो उछालने की भी तो हाइट मौजूद है पहले से, और वो पहले से हाइट है ये वाली 1.25। तो 1.25 ये वाली हाइट और ये ऊपर वाली हाइट, सर दोनों हाइट्स को ऐड कर लें। और सर अब दोनों हाइट्स को ऐड करेंगे तो इट विल बी टोटल हाइट। तो टोटल हाइट में 1.36 में प्लस करना होगा इसकी पहले से हाइट, दैट इज 1.25। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना बन जाता है जी टोटल, मुझे कोई बच्चा बताए। मेरे ख्याल में 2.61, और 2.61 को उनके मुताबिक ये अबाउट 3 मीटर है। तो भाई मान लेना ये अबाउट 3 मीटर है, एग्जामिनर बोल रहा है। काफी दूर का आंसर देते हैं ये लोग यूजुअली, बुरी सी बात है। वरना 2.6 है तो भाई क्या देते, शो दैट 2.6। खैर, अबाउट 3 मीटर क्या बात है। लेकिन आप कैलकुलेट जो करोगे, जो आपका 2.61 आया हुआ है, जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसके अंदर हम सीधा सीधा यही वाला काम लेंगे। तो क्या कोई बच्चा फॉर एग्जांपल हम जकी से पूछें, बेटा जकी बताइए, ये 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के,
हॉरिजेंटल वर्टिकल, और उसके बाद थर्ड इक्वेशन लगाएं तो ये वाला काम। तो क्या आप जकी मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हर क्वेश्चन के शुरू के जो दो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल आसान और लास्ट पार्ट बहुत मुश्किल होता है? जकी, क्या आप इत्तेफाक करते हैं, मेरी बात से एग्री करते हैं? जी। चलिए बेटा, अब हम और आगे चलते हैं। सर, जब हम और आगे जा रहे हैं ना, तो यहाँ से इस बॉल को या इस पत्थर को थ्रो करना है टायर पे। तो हमने जरा जज्बात में वो कुछ ज्यादा ही इस तरह की डायग्राम बना दी थी, वरना इसे हमने यूं लेकर आना है। ठीक है ना? जो डायग्राम बनी है कुछ यूं बननी है। अब ये नहीं पता कि खैर वो पत्थर टायर पे गिरेगा या नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ डायग्राम इस तरह की होनी है। तो खैर, वी हैव कैलकुलेटेड द हाइट, maximum height, and the maximum height is not 3 meter, it is 2.61 meter, which we have calculated. अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि टायर का साइज इतना है इन डायमीटर। ठीक है, टायर का ये डायमीटर है। क्वेश्चन है कि 3.9 मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द वाटर। ठीक है सर, वो देख लेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि बताइए, क्या ये पत्थर टायर पे जाके गिरेगा या नहीं? क्या ये पत्थर टायर पे जाके गिरेगा या नहीं? ठीक है जी। तो हमने इस पत्थर के रास्ते को चेक करना है कि ये टायर पे गिरेगा या नहीं। कैसे मालूम करें? तो भाई ये बताइए कि हमारे पास हाइट, टोटल हाइट है। जी हाँ सर, टोटल हाइट है। ठीक है। आप क्या करें, आपको टायर की पोजीशन दी हुई है, टायर 3.9 मीटर दूर है। टायर 3.9 मीटर दूर है। ठीक है ना? आप भी अगर पत्थर किसी टारगेट की तरफ थ्रो कर रहे हो, तो पहले देखेंगे कि वो चीज कितनी दूर है। तो लड़के से टायर 3.9 मीटर दूर है, एंड दिस 3.9 मीटर इज हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो एक बात तो पक्की है कि मैंने कैलकुलेट करना है हॉरिजेंटल डिस्टेंस। सर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी सर मेरे पास मौजूद है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ये रही। सर, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है 3.61। हॉरिजेंटल को सर एच लिख लें। ठीक है जी, हम एच लिख लेते हैं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी मुझे पता है। अब सारा मसला है टाइम का, कि हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट बी। ए से लेके बी तक जाने का मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। ए से लेके बी तक जाने का मुझे टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। सर, कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे? तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए जरा सीखिएगा मुझसे कुछ बातें। ये बताइए कि अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, और जहां से थ्रो कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट है, सर अगर सेम लेवल पर हो, अगर सेम लेवल पर हो, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले में हाइट को ले लेते हैं जीरो। हाइट को ले लेते हैं जीरो। ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो हमें पता है। ठीक है जनाब। टाइम आ जाएगा, मतलब कहने का ये टाइम आ जाएगा, क्योंकि जी तो 9.8 होता है। टाइम आ जाएगा। ठीक है जी। अगर ए और बी सेम लेवल पर हो, सर अगर ए और बी सेम लेवल पर हुए, तो हाइट को ले लेंगे जीरो। और अब हाइट जीरो ले लेंगे तो हाइट को जीरो लेके आराम से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख के बताइए, इस क्वेश्चन में देख के बताइए कि जो हम चीज थ्रो कर रहे हैं, सर उसमें सेम लेवल नहीं है। उसमें सेम लेवल नहीं। और सर अब उसके अंदर सेम लेवल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है उस जगह से 1.25 मीटर नीचे। और सर अगर ये 1.25 मीटर नीचे जा रहा है, 1.25 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हाइट को लेंगे नेगेटिव। अगर आपका टारगेट पॉइंट जहां से आप थ्रो कर रहे हो, अगर टारगेट पॉइंट आपका नीचे है, नीचे है, तो हाइट लेंगे नेगेटिव। और अगर टारगेट पॉइंट ऊपर हो, तो हाइट लेते हैं पॉजिटिव। तो हाइट के बारे में क्या ये वाली बात याद रहेगी आप सारे बच्चों को, कि कभी भी सेम लेवल पर थ्रो कर रहे हो तो हाइट जीरो, जहां टारगेट गिर रहा है वो बिलो द थ्रो पॉइंट है तो नेगेटिव हाइट, और अगर वो अबव द थ्रोइंग पॉइंट है तो पॉजिटिव हाइट। तो एक बात तो पक्की है कि सर ये बिलो द है, और अगर ये बिलो है तो सर हाइट लेंगे नेगेटिव। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी बेटा बोलिए। फॉर्मूला जी हाँ सेम लगेगा। आप देखिए ना, मैंने इसके अंदर भी जब सेम लेवल पे थे तब भी हाइट को जीरो लेके वही फार्मूला लगाया, और बिलो द ग्रीन लाइन है तब भी मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ। हाइट है 1.25, लेकिन नोट करें मैं हाइट को ले रहा हूँ माइनस का 1.25, क्योंकि सर ये बिलो है। अच्छा सर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी 5.16। सर टाइम कैलकुलेट करना, माइनस हाफ। सर ये माइनस हाफ क्यों ले रहे हैं? जब हमने थ्रो किया था ना, तो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था ऊपर की तरफ। हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं सर, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ है तो जी होगा माइनस का 9.8। ठीक है ना, अभी जी जो है मैंने लिया है माइनस का 9.8, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टाइम स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा बताइए, जब आप इसको 9.8 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो इट बिकम्स 4.9, और ये माइनस का 4.9 उस साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ, तो ये बन गया प्लस का 4.9 टी स्क्वायर माइनस का 5.16, और पहले से मौजूद है माइनस का 1.25, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जनाब, आप जरा कॉपी करते रहिए बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए। ठीक है जी। अब कोई बच्चा बेटा कैलकुलेटर चला के मुझे आंसर करे कि क्या आ रहा है टाइम। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। हाँ बेटा, कोई बच्चा काम कर रहा है इसके ऊपर? जकी बेटा आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं इस पे? पॉजिटिव का 1.25 जबरदस्त हो गया जी, फिर तो मसला ही हल हो गया। बिल्कुल सही आपने बता दिया जी। मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, इसलिए मुझे फर्दर काम करने की जरूरत ही नहीं। तो इस सवाल के अंदर जो काम की बात थी उमर, वही तुमने पकड़ी कि अगर बिलो द थ्रोइंग पॉइंट है तो ये हाइट को माइनस लेके चलना है, और जी भी ऊपर की तरफ थ्रो करना है, इसलिए मैंने -9.8 लिया। ये टाइम आ गया। अच्छा, जब टाइम जब आ गया ना, तो इट इज द टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस। सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, सर हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी? सर हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी 3.61 टाइम 1.25। उमर हमें बताइए क्या आ रहा है प्रोडक्ट? 4.5। ठीक है ना, अभी आ गया हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अच्छा अब जरा देख के बताइए कि जो हम टायर पे फेंक रहे हैं, वो टायर कितना दूर है? सर वो टायर दूर है 3.9। तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये 3.9 से बड़ा होना चाहिए, 3.9 से बड़ा होना चाहिए। और 3.9 में 0.8 प्लस करना। उमर बेटा 3.9 प्लस 0.8, ये बन जाएगा 4.7। ठीक है ना, तो 4.7 तक की गुंजाइश है। ठीक है जनाब, तो आप देख लीजिए हमारा रिजल्ट आया है 4.51। तो आपने नोट किया कि अगर 3.9 से बड़ा हो हॉरिजेंटल डिस्टेंस और 4.7 से छोटा हो, जैसे कि नजर आ रहा है, देन स्टोन विल लैंड इनटू द टायर। ठीक है ना, अब टायर के ऊपर ही गिरेगा।
इसके अंदर अगर आपको कोई बात कुछ समझना हो उमर तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन बीच में काइनेमेटिक्स के आ गए थे बेटा, मैंने काइनेमेटिक्स के दोनों क्वेश्चंस को एक साथ करा देना मुनासिब समझा। अब मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर जा रहा हूँ वापस, और ऊपर वापस जाने में यहाँ तक कि ये सवाल तो हम कल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए टर्मिनल वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट रीच करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रेन है, ग्रेन ऑफ सैंड, तो टर्मिनल वेलोसिटी वाई क्यों गेन करता है? भाई टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने का एक ही रीजन होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती है सर, उन फोर्सेस का की बैलेंसिंग हो जाती है। अच्छा जरा वेट का एरो मैंने जानबूझ के बड़ा कर दिया। तो वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, और पानी के अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी अपथ्रस्ट, पानी है तो अपथ्रस्ट होगा, और देयर विल बी ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो जब वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग हो जाता है, तो उसी वक्त आपको क्या मिल जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाती है। तो आप इसकी इंग्लिश लंबी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके बाद आपस की बात है कि मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ स्टोक्स लॉ वाले, ठीक है जनाब, स्टोक्स वाले इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें कैलकुलेट करना है, कि ये क्वेश्चन अभी जब मैं क्लास कंप्लीट करूंगा तो मैं आप बच्चों से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये मैं आप लोगों से करवाऊंगा, मुझे पता है ये आराम से हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, दो बॉडीज एक दूसरे से टकरा रही हैं, और मैंने कहा ना फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, अलबत्ता मैं थोड़ी सी इक्वेशन बना दूं, सॉल्व आप खुद से करेंगे। क्या हो रहा है सर? इसके अंदर दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल का मतलब सबके मास बराबर है, सबका मास 0.16 है, टकरा रही है, बॉल बी इस रेस्ट पे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, बॉल ए का मास वैल्यू नहीं डाला, वैल्यू है सॉरी स्पीड है 0.739, बी तो स्टेशनरी है तो जीरो है, छोड़ दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ए पर आ जाए। सर ए का मास एम है, वेलोसिटी मालूम करना है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस करें, ठीक है जनाब, जो राइट हैंड पे जा रहे होते हैं मोमेंटम प्लस होता है। बॉल बी का मास एम, बॉल बी की वेलोसिटी 0.691। बेटा जहां जहां मास लिखा हुआ है ना, उस मास की जगह या तो ये वाली वैल्यू पुट करो, वरना मेरा ख्याल है कि एम सब में कॉमन है, एम से डिवाइड करोगे, आराम से इसका रिजल्ट जो बोल रहा है ना शो दैट वो आ जाएगा, जो चीज वो बोल रहा है आराम से शो दैट में आंसर आ जाएगा। नहीं कर रहे? और आगे चले, सर इसके अंदर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेट बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बॉल ए की इतनी है, काइनेटिक एनर्जी बी की 0 है, डिटरमिन द डिक्रीज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। आप क्या करोगे कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालो, वो तो दी हुई है सर, ये बिफोर इसकी ये है, बी की 0 है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालना, किसकी? इसकी भी काइनेटिक एनर्जी निकालना, क्योंकि आपके पास इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी ना बेटा, बॉल ए की वेलोसिटी आ चुकी होगी, जब बॉल ए की वेलोसिटी आ चुकी हो तो आपने जस्ट बॉल ए की, कह रहे हैं डिक्रीज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, टोटल की बात कर रहे हैं सर, टोटल की बात कर रहे हैं, तो ए की काइनेटिक एनर्जी भी निकालोगे और बी की काइनेटिक एनर्जी भी निकालोगे, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन सर काइनेटिक एनर्जी है 4.5 एक्सपोनेंट -2, आफ्टर कोलिजन ए की भी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, बी की भी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, और देखिएगा ये कम आएगी, खुद कह रहे हैं कम हो गई है, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों से करवाऊंगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कल कर चुके हैं कि जब एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करती है तो जो बॉल आ रही होती है वो डिसेलेरेट हो जाती है, रीजन भी कल मैं बता चुका हूँ कि ये जब बॉल इसको हिट करेगी तो इस पे फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड, और इस पे लगाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो जो बॉल बी है वो ए पे फोर्स लगाएगी बैकवर्ड, तो फोर्स ए वाली फॉरवर्ड लगेगी, बी वाली बैकवर्ड लगेगी, और जब फोर्स बी ए पर बैकवर्ड लगाएगा तो ऑब्वियसली जो बॉल ए है वो डिसेलेरेट होगी। तो कल इस तरह के हम सवाल कर चुके हैं, ये भी आपसे करवाऊंगा।
ये भी आपसे करवाऊंगा। भाई हमने पेपर को बेटा 2 दिन देना है मैक्सिमम, इसको आज लाजमी खत्म करना है। अगली क्लास में कोई नया पेपर लेके बैठेंगे बेटा, ये थोड़ी करते रहेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवाना है। अलबत्ता इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपके साथ थोड़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर वही बातें करनी है आपके साथ, ठीक है जी? क्या बातें होंगी, तो चलिए जी आइए बातें शुरू करते हैं। सर बातें इसके अंदर कुछ यूं है क्वेश्चन नंबर 16 में, कि जनाब एक स्टूडेंट है, वो कैलकुलेट करने जा रहा है यंग मॉड्यूलस, ठीक है? बताइए बेटा, जब यंग मॉड्यूलस मालूम करना हो, तो सर यंग मॉड्यूलस के लिए हमें स्ट्रेस निकालना होता है और स्ट्रेन निकालना होता है। लेकिन अगर वैल्यूज दी हुई हो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। वैल्यूज नहीं दी हुई सर, हमें लिखना है डिस्क्राइब, ठीक है जनाब? मेथड इंग्लिश में पूरा लिखना है यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी? तो यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जरा गौर से सुनिएगा। सर स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सर स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी? सबसे पहले हम मेजर करेंगे इस वायर की ओरिजिनल लेंथ। सर ओरिजिनल लेंथ कैसे मेजर करेंगे? भाई हमारे पास सर मीटर रूल मौजूद है, सर मीटर रूल मौजूद है। इस मीटर रूल से हम क्लैंप से लेकर इस मार्कर तक की लेंथ मेजर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम करेंगे मेजर लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, इंग्लिश पूरी लिखने का टाइम नहीं है, सिर्फ काम की बातें लिख रहा हूँ। मेजर लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम क्लैंप टू द मार्कर, फ्रॉम क्लैंप टू द मार्कर, ठीक है जी? पहला काम हो गया, ये हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? सर एक्सटेंशन निकालने के लिए ना, यहाँ पे आप जितना लोड हैंग करोगे, जितना लोड हैंग करोगे, जितना मास आपने हैंग किया हुआ है, ठीक है ना, उस मास को, उस मास को जी से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वेट आ जाएगा, ठीक है ना? और ये आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द वेट ऑफ हैंगिंग मास एंड नोट हाउ मच पोजीशन ऑफ मार्कर, वो जो मार्कर की पोजीशन है कितनी चेंज हुई। क्या मतलब? जरा देखना बेटा, मार्कर पहले यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल मार्कर 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पे था। जैसे ही आपने लोड लटकाया तो मार्कर की पोजीशन 7 सेंटीमीटर पे हो गई। तो जितनी मार्कर की पोजीशन चेंज हुई है, जितनी मार्कर की पोजीशन चेंज हुई है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ वायर, इट इज एक्सटेंशन ऑफ वायर, ठीक है जनाब? आपने जो लोड हैंग किया हुआ है, उस मास को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा। उस वेट को हैंग करने से मार्कर की पोजीशन चेंज होगी। सर मार्कर की पोजीशन चेंज होना आपको एक्सटेंशन बता देगी। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई कि फोर्स वेट से आएगा, लेंथ मार्कर की पोजीशन के चेंज से आएगा। अब आपको भी चेक करूं, आप लोग सो रहे हो जाग रहे हो? लीना आपके क्लास में है क्या? लीना क्लास में है? लीना है क्लास में, बिल्कुल। हाँ बेटा लीना, मुझे ये बताओ, लीना माइक्रोफोन खोले। लीना, है अच्छा लीना बात नहीं कर सकती, चले कोई बात नहीं। उमर आप बात कर सकते हैं? उमर भाई आप हमें ये बताइए कि मुझे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करना है, क्या करूं? कैपिटल ए कैसे निकाल के लाऊं? जी, हाँ हाँ हाँ, मतलब सही, सही। यूज माइक्रोमीटर टू मेजर डायामीटर, देन यूज एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो फिर आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? और जब आपके पास एरिया भी आ गया, तो सर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सटेंशन
पर यूनिट लेंथ। तो जो चीजें हमने मेजर की हैं उन सारी मेजर्ड वैल्यूज को उठा के इसके अंदर पुट करेंगे और पुट करके हम लोग यंग मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो कोई बहुत मुश्किल साइंटिफिक गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इसको भी आपने अपनी वर्डिंग में और बेहतर करके लिखना है, बिकॉज इट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन जी। अच्छा बेटा और आगे चले। ये जो इसका बी पार्ट है, जहां उसका बेटा बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर आपने सीधी सीधी कैलकुलेशन करके एक्सटेंशन निकालना है। ऊपर तो हम बातें कर रहे थे, इसके अंदर बेटा फॉर्मूला लगा के एक्सटेंशन निकालनी है। और इसमें यंग मॉडुलस गिवन है, यस देखिए, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सटेंशन एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। अच्छा बेटा अब इसके अंदर देखिए जहाँ लिखा हुआ है एरिया, उस एरिया को भी सर कर ले पाई, और ये बल्कि डायमीटर है ना बेटा, ज्यादा आसान है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस बना ले। ठीक है ना, इसको 2 से डिवाइड करके बेटा रेडियस बना ले, ज्यादा आसान होगा। ठीक है जी। पूरा फॉर्मूला बेटा मैंने लिख दिया, फोर्स की जगह 5 न्यूटन, लेंथ की जगह 2.5 मीटर, रेडियस की जगह 0.56 mm को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, ये मैं आपसे क्लास के आखिर में करवाऊंगा। ठीक है बेटा, क्लास के आखिर में आपसे करवाऊंगा। ये क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं, आज पेपर हमने खत्म करना है भाई, ताकि हम कल या अगली क्लास में नया पेपर कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये एक ब्रिज है। ठीक है बेटा, ये ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर ऑब्वियसली 2 सपोर्ट्स हैं, और दोनों सपोर्ट से रिएक्शन फोर्स आ रही होती है ऊपर की तरफ, और नीचे उन्होंने खुद फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बना के दे दी है, मेहरबानी है। यहाँ से फोर्स आ रही है P, यहाँ से फोर्स आ रही है Q। अच्छा, इस ब्रिज के ऊपर 2 वेट्स हैं, एक वेट इस ब्रिज का अपना वेट, और एक फोर्स फ्रॉम लॉरी। अच्छा जी, अब करना क्या है? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस P एंड Q। P और Q वाली फोर्सेस कैलकुलेट करना। ठीक है जी। अब मैं कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, करेंगे आप लोग खुद से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सर हम एक मर्तबा P को मान लेंगे पिवट, P को मान लेंगे पिवट, और पिवट मान के एक मर्तबा क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाला, एक मर्तबा क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाला, और दोनों फोर्सेस गिवन है जी, ये फोर्सेस दोनों गिवन है। ठीक है, वेट ऑफ ब्रिज, फोर्स फ्रॉम लॉरी, बोथ आर गिवन। तो ये फोर्स भी गिवन है, ये फोर्स भी गिवन है, और डिस्टेंसेस भी गिवन है। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, और क्लॉकवाइज मूवमेंट के अपोजिट सर ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बेटा, ये वाली जो फोर्स है यही हमने कैलकुलेट करना है। तो क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करोगे उमर, कोई मुश्किल बात लग रही है इसके अंदर? हाँ पूछो। नहीं नहीं, अब रुक जा रुक जा रुक जा, पहले मूवमेंट, मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड होता ही नहीं, मूवमेंट तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, और जो तुम्हारे अपवर्ड डाउनवर्ड बात समझ में आ रही है, गौर से सुनो। जब पी आ जाएगा ना, पी आने के बाद क्यू निकाल, सॉरी क्यू आने के बाद जब पी निकालना होगा, तो फिर आपकी वाली बात पे जा रहा हूँ, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। जब क्यू आ चुके और पी निकालना हो, तो अपवर्ड पी वाली फोर्स होगी, क्यू वाली फोर्स होगी, डाउनवर्ड लॉरी वाली फोर्स होगी, डाउनवर्ड ब्रिज का वेट होगा। तो ये पता है, ये पता है, क्यू निकाल चुके होगे, आखिर में पी निकालोगे। तो उमर आपकी वाली बात भी इसमें आ गई कि अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड से हम सेकंड अननोन फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बट फर्स्ट अननोन फोर्स क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज से आएगी। उमर इज इट क्लियर? ठीक है, और बिल्कुल आसान सवाल है। होमवर्क है जी, होमवर्क का मतलब क्लास के आखिर में करवाऊंगा। अच्छा जी, एक्सप्लेन वाई फोर्स क्यू इंक्रीज एज द लॉरी मूव्स अक्रॉस द ब्रिज। तो भाई जैसे जैसे वो ब्रिज, ये जो लॉरी है ये जा रही है, किस तरफ जा रही है सर? ये जा रही है क्यू की तरफ। सर भाई जैसे जैसे क्यू की तरफ जा रही है, तो क्यू वाला रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, क्यू वाला रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है जनाब, सवाल है क्यों बढ़ता जा रहा है सर, वजह तो बताइए। तो भाई इसकी वजह ये है, वजह ये है कि
जो क्यू से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, ठीक है जनाब, वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो क्यू का फिक्स है, ठीक है ना, जो ब्रिज के एजेस हैं वो डिस्टेंस तो फिक्स है, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये फिक्स है। क्वेश्चन है क्यों बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा वो बताने जा रहा हूँ सर। वजह ये है कि सर जब ये लॉरी अभी यहाँ पर है, जब ये लॉरी यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आने से सर इसका मूवमेंट आर्म बड़ा हो जाएगा, इसका पिवट पी से डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और जब इसका पिवट पी से डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, तो लॉरी से प्रोड्यूस होने वाला जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है सर वो बढ़ जाएगा, और उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को बढ़ जाने से, क्लॉकवाइज मूवमेंट के बढ़ जाने से, ठीक है जनाब, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बढ़ाना होगा, ठीक है जनाब। तो जो लॉरी है उस लॉरी का डिस्टेंस फ्रॉम पिवट या फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लॉरी आगे जा रही है, जैसे जैसे लॉरी आगे जा रही है, मैंने लिखा द डिस्टेंस ऑफ लॉरी is increasing from P, increasing clockwise movement, ठीक है जनाब। भाई डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और बेटा जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ रहा है, और उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ाना होगा। तो टू काउंटर दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट इंक्रीज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट इंक्रीज, सो क्यू इंक्रीज, क्योंकि क्यू का डिस्टेंस तो आप बढ़ा ही नहीं सकते ना, क्यू का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा सकते, क्यू तो एजेस पे लगी हुई सपोर्ट है, तो क्यू का डिस्टेंस बढ़ा नहीं सकते। सो टू इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट द फोर्स क्यू मस्ट इंक्रीज, क्योंकि क्यू का आप डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते। तो बेटा इसको अपनी वर्डिंग के अंदर आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी जल्दी से आ जाए इसके अंदर, सर इसमें क्या आ रहा है, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, इट शुड बी लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन है, जरा जल्दी से खींचें फिर इसको भी ना। और इसके अंदर फेवरेट टॉपिक आ रहा है उमर भाई आपका, वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, a zip line consists of a cable fixed at 2 points, one higher than the other. A person hangs from a wire attached to the wheel. व्हील ऊपर से नीचे की तरफ ये लेकर आ रहे हैं, इन द पोजीशन शोन पर्सन इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। कह रहे हैं फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनानी है, फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनानी है। सर क्या आएगी फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम, तो मैं आपको बताऊं। सर पहली बात तो ये कि इस बंदे का जो वेट है ना, सर वेट तो ऐड करेगा डाउनवर्ड, तो पहला एरो तो मैंने ये बना दिया सर, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, नंबर वन। नंबर टू, सर ये जो वायर है, जो वायर है, इस वायर से एक रिएक्शन फोर्स पैदा होगी, और ये रिएक्शन फोर्स जो मैंने जो ग्रीन लाइन बनाई है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम वायर, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम वायर, ठीक है जी। तीसरी फोर्स, सर बंदा नीचे जा रहा है, तो सर ये वायर के ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन के बजाय मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर लफ्ज में लिख देता हूँ, रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो बंदा ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसको एयर भी मिलेगी, फ्रिक्शन भी मिलेगी, इन सब का बेटा मैंने कंबाइन नाम लिख दिया, देयर इज रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है जी। तो ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, जो कह रहे हैं नीचे अब यहाँ बना दे, तो मैं बना देता हूँ। नंबर वन, वेट एक्टिंग डाउन, टेंशन, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कह दिया, टेंशन। मैं तो कह रहा हूँ टेंशन, लेकिन टेंशन, वेट, रिएक्शन फोर्स, वायर में टेंशन, सही बात है, वायर में टेंशन, तो इस वाली फोर्स को टेंशन बोल दूं।
आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं गलत लग रहा है ये। वायर में टेंशन आ रही है, ये रिएक्शन फोर्स आ रही है फ्रॉम वायर, और ये वेट आ रहा है। आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। ठीक है, आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है सर, ये टेंशन, टेंशन होगी जिसके अंदर, वायर के अंदर। अच्छा, ये टेंशन इधर भी होगी, फिर टेंशन बीच में है ना, टेंशन तो यार इधर भी होगी, टेंशन इधर भी होगी, टेंशन इधर भी होगी, क्योंकि वो जो टेंशन होती है वो ऑब्जेक्ट से अवे होती है। जब ऑब्जेक्ट से अवे होती है तो सर टेंशन उधर भी होगी, टेंशन इधर भी होगी। ठीक है, ऑल्दो के मार्किंग स्कीम में टेंशन नाम की कोई चीज लिखी ही नहीं है उसने, नहीं लिखी है। ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपकी बात को रद्द कर ही नहीं सकता, टेंशन है उसके ऊपर। ठीक है जी, तो टेंशन भी है, और अगर फ्रिक्शन हुई तो फ्रिक्शन भी है, लेकिन मार्किंग स्कीम में इसने इसको खाली रेजिस्टिव फोर्स लिख दिया है, इसको और बाकी चीजें पूरी हैं, वेट भी है और फिर रिएक्शन फोर्स भी है। अच्छा जी, आगे चले, ये क्या लेकर आ गया जी, कह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर, और देखिए इसके अंदर कह भी रहा है, अगले पार्ट के अंदर कह रहा है देयर इज अ टेंशन इन द केबल। और देखिए इसने टेंशन भी दो जगह बनाई है यार, देखिए जो मैंने आपके साथ अभी बात शेयर की उमर बेटा, टेंशन इधर भी है और टेंशन इधर भी होगी। आप देख रहे हैं जो मैंने ये बोला था ना, हाँ बिल्कुल दोनों जगह टेंशन होगी, लेकिन इस टेंशन को अगले पार्ट में लेके तो आ रहे हैं, लेकिन फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम में नहीं दिखा रहा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब नहीं बोली यार उसने मार्किंग स्कीम में, मैं क्या करूं, लेकिन है तो। अच्छा, अब इसमें करना है क्या सर, ये वेक्टर का सवाल है सर, ये वेक्टर का सवाल है। कह रहे दोनों फोर्सेस आपको दे दी 1200 न्यूटन है, दोनों के बिटवीन का एंगल 144 डिग्री है। शो बाय कैलकुलेशन दैट द फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम द केबल इज 740 न्यूटन, 740 न्यूटन। इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है, यानी 1200 का जो टोटल रिजल्ट है, इट इज 144 डिग्री, सॉरी 144 डिग्री है एंगल। क्वेश्चन है कि इन दोनों का कंबाइन बताना है, 740 है। अब कैसे निकालें कंबाइन, तो कंबाइन निकालने का मेरे पास एक मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है, वो अगर मैं मैथमेटिक्स का फार्मूला लगा दूं तो मैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर हमारे एडेक्सल में लॉ ऑफ कोसाइन है ही नहीं, तो लॉ ऑफ कोसाइन से मैं कैसे आपकी बात मान लूँ। तो फिर मुझे जो दूसरा इसका तरीका नजर आता है वो आता है कि मैं चला जाऊँ ट्राइंगल मेथड, सॉरी स्केल डायग्राम के ऊपर, स्केल डायग्राम के ऊपर। स्केल डायग्राम से अगले पार्ट पे भी जा रहा है, देयर इज अ फोर्स ऑन द व्हील फ्रॉम द वायर, इतना द एंगल बिटवीन द फोर्स इतना, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। स्केल डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अलबत्ता जरा पहले इसको तो कंप्लीट करेंगे, पहले इसको तो कंप्लीट करें। 1200 न्यूटन फोर्स, 1200 न्यूटन फोर्स, इन दोनों 1200 न्यूटन फोर्सेस का जो टोटल है सर, वो हमने शो दैट करना है कि इट विल बी 740। सर कैसे करें, तो कैसे करने के लिए जरा सुने, ये बताइए, हम लोगों ने अपनी आदत बनाई हुई होती है कि पैरेललोग्राम से भी हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी चक्कर तो यही है, या तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन से कर दूं, लॉ ऑफ कोसाइन से तो 1 मिनट में, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइन, लेकिन आपकी कोर्स में मैंने कभी लॉ ऑफ कोसाइन देखा नहीं ना, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही लगाने की। अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन लगाऊं ना, तो लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। आप करके देखिएगा, आंसर ये वाला आ जाएगा। लेकिन कोसाइन रूल मैंने आपके यहाँ नहीं देखा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कर रहा हूँ बंद, रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। ये सवाल आप में से पूरा अगली क्लास में करवाएं, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, और फिर मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, और इसके अंदर आपको ये वाली बात बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन आपके यहाँ नहीं है।